सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 1872। तो संविदा के ऊपर हम बात कर रहे थे और संविदा में जो आज हम चर्चा करेंगे वो बात करेंगे स्वीकृति पर कि स्वीकृति क्या है और प्रस्ताव क्या है उन पर। तो आइए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो आज है स्वीकृति का मतलब क्या है। स्वीकृति का मतलब क्या है? तो जब कोई एक ये प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा कि स्वीकृति किसे कहते हैं या स्वीकृति का मतलब क्या है। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है और आप उससे सहमत हो जाते हैं और अपनी हाँ कह देते हैं कि हाँ मैं ये काम करने को तैयार हूं, तो उसे स्वीकृति या प्रतिग्रहण कहा जाता है। सीधी बात है, हाँ कहना ही क्या है, स्वीकृति है। उदाहरण देखते हैं। राहुल ने सोहन से कहा, क्या कहा, क्या तुम अपनी साइकिल मुझे 2000 रुपये में बेचोगे? ठीक है, ये राहुल ने रखा प्रस्ताव किसके पास? सोहन के पास। और सोहन बोलता है कि हाँ मैं 2000 रुपये में आपको साइकिल दे दूंगा। तो ये क्या है, सोहन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है भाई। ठीक है। कानूनी नियमों की बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 की उपधारा ख बताती है कि कानून की भाषा में इसे ऐसे कहा जाता है कि इसको स्वीकृति को धारा 2 की उपधारा ख क्या बोलती है? जब किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वह अपनी सहमति दे देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है भाई। ये कानूनी परिभाषा है। ठीक है। याद रखने वाली मुख्य बातों की चर्चा करें। जब तक प्रस्ताव को स्वीकृति हाँ नहीं मिलती तब तक वह सिर्फ एक प्रस्ताव ही रहता है। जब प्रस्ताव को हाँ मिल जाती है तो वो एक वचन बन जाता है, प्रोमिस हो जाता है, यानी कि वो स्वीकृति बन जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। स्वीकृति की परिभाषाएं और नियम। एन्स महोदय के अनुसार स्वीकृति किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। एन्स महोदय कहते हैं कि जब कोई आपके सामने प्रस्ताव रखे तो उसकी शर्तों को देखकर आप बोलकर, यानी कि शर्तों को देखकर कि उनकी शर्त क्या है, और आप बोलकर शब्दों से या अपने काम व्यवहार आचरण से अपनी सहमति दे दें तो उसे ही क्या कहते हैं भाई? स्वीकृति कहते हैं। ये बात कही थी एन्स महोदय ने। ठीक है, कि जब कोई आपके सामने अपना प्रस्ताव रखता है तो उसकी पहले तो उसको पढ़ोगे कि क्या प्रस्ताव रखा, या उसने बोल के बताया कि मेरी ये शर्त है, मैं ये चीज दे रहा हूं भाई, इतने पैसे में दे रहा हूं। तो आप या तो शब्दों में उसको बता सकते हैं कि हाँ मैं लेने को तैयार हूं, या आपका काम का व्यवहार या आचरण से अपनी सहमति दे सकते हैं। ये बोलते हैं एन्स महोदय भाई। ठीक है। अगले जो विचारक जो हैं वो क्या बोलते हैं स्वीकृति के बारे में? अगले विचारक जो हैं उनका नाम है प्रो मैकोनल। प्रो मैकोनल के अनुसार स्वीकृति क्या है भाई? प्रो मैकोनल का कहना है कि प्रस्तावक जो ऑफर दे रहा है, जो प्रस्तावक यानी कि प्रस्ताव रखने वाले को बोलते हैं प्रस्तावक, कि प्रस्तावक जो ऑफर दे रहा है कि बात पर बिना किसी शर्त, यानी कि शर्त रहित के हाँ कहना ही क्या है? स्वीकृति। अगर आपने उसके ऊपर शर्त रख दी तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। आइए उदाहरण देखते हैं। अगर कोई कहे कि मैं आपकी बाइक, अब प्रो मैकोनल कहते हैं कि शर्त नहीं होनी चाहिए। जब कोई आपके सामने कोई ऑफर रखे तो आप बिना शर्त के उसको हाँ कहें, वही क्या है? स्वीकृति है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर कोई कहे कि मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा और आप यह कहें ठीक है मैं तैयार हूं, बिना यह कहे कि मैं 40,000 रुपये में दूंगा भाई। ठीक है। अगर आप ये बोल देते हैं कि मैं तो भाई 40,000 ही दूंगा इसके,
तो वो प्रस्ताव ही रहेगा। प्रस्ताव फिर से किसके पास गया? प्रस्तावक के पास गया, जिसने पहले रखा था। तो यह शर्त रहित सहमति है भाई, बात को ध्यान रखना भाई, ये बोलते हैं प्रोफेसर मैकोनल। एनस महोदय का उदाहरण देखते हैं। अगर कोई आपको सामान खरीदने को कहे और आप बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला दें या पैसे निकाल कर दे दें, तो यह आपके आचरण से ही स्वीकृति है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। बात नंबर 3 देखते हैं, अधिनियम की धारा 8। तो संविदा अधिनियम 1872 की धारा 8 क्या कहती है, नियम क्या है? कभी कभी आपको मुंह से हाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रस्तावक की शर्तों के हिसाब से काम कर लेते हैं या उसके बदले में मिलने वाली चीज प्रतिफल को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे भी पक्की स्वीकृति मान लिया जाता है भाई, ये बोलती है धारा 8 भाई। यानी कि आप दुकान पर गए, दुकान पर जाके बोलते हैं कि ये जो आइसक्रीम है कितने की, सामने वाला बोलता है 40 रुपए की, और आपने 40 रुपए निकाल कर दे दी, तो बिना बोले दिए आपने, तो ये क्या मानेगी? पक्की स्वीकृति मान ली जाती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी ने अखबार में विज्ञापन दिया, जो मेरा खोया हुआ कुत्ता ढूंढ कर लाए, मैं उसे 5,000 रुपये इनाम दूंगा भाई। ठीक है भाई, अब आपने बिना उसे बताए चुपचाप कुत्ता ढूंढ कर उसके मालिक को लौटा दिया और इनाम के पैसे रख लिए, तो यह उस प्रस्तावक की शर्तों का पालन करके दी गई स्वीकृति बन गई है भाई। ठीक है, ये धारा 8 बताती है भाई। ठीक है, विज्ञापन में आया था कि भाई अगर कोई कुत्ता ढूंढ के दे देगा तो मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, तो ये कौन सी स्वीकृति थी? ये कभी कभी आपको मुंह से नहीं हाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रस्ताव की शर्तों के हिसाब से काम कर लेते हैं, तो प्रस्ताव क्या रखा था कि कोई कुत्ता ढूंढ के लाए तब 5,000 रुपये दूंगा, तो वो कुत्ता ढूंढ के लेके आया तभी क्या बन गई? वो स्वीकृति बन गई और प्रतिफल मिल गया उसको। बात नंबर 4, तार द्वारा स्वीकृति कैसे होती है? तार यानी कि पत्र। आप पत्र, ईमेल या पुराने जमाने के तार, टेलीग्राम बोलते हैं, भेजकर भी अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। अगर सामने वाला दूर बैठा है और आपने उसे लिखकर भेज दिया कि मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, तो वह भी क्या माना जाएगा भाई? सही माना जाएगा, सही स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, तो तार द्वारा भेजी गई स्वीकृति भी सही है, वैध स्वीकृति। चाहे आप बोलकर हाँ कहें, आचरण से सहमति दें, शर्तें पूरी करें या लिखकर भेजें, अगर आपकी सहमति स्पष्ट है तो वह स्वीकृति कहलाती है भाई। तो ये स्वीकृति की और परिभाषाएं हमने देखी भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। प्रश्न आता है नंबर 2 पे कि स्वीकृति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं भाई। प्रश्न पूछा जाएगा सीधा कि स्वीकृति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। बात नंबर 1, स्वीकृति एकदम शर्त रहित होनी चाहिए, यानी कि स्वीकृति जो है उसमें अगर आप स्वीकृति दे रहे हैं तो स्वीकृति बिना शर्त के होनी चाहिए। पहली बात, जिस तरह से सामने वाले ने प्रस्ताव रखा, आपको उसे बिल्कुल उसी रूप में बिना किसी नई शर्त के स्वीकार करना होगा भाई। इसको बोलते हैं स्वीकृति एकदम शर्त रहित, ये आवश्यक तत्व स्वीकृति का। अगर आपने अपनी तरफ से कोई नई शर्त जोड़ दी तो वह पुरानी स्वीकृति नहीं बल्कि एक नया प्रस्ताव बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला जो आवश्यक तत्व है वो है स्वीकृति एकदम शर्त रहित होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे? ये प्रस्ताव रख दिया भाई। अब बी बोलता है हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन तुम्हें इसके साथ हेलमेट भी फ्री देना होगा। तो ये क्या रख दिया? ये फिर से प्रस्ताव रख दिया, तो शर्त रख दी हेलमेट की, तो ये प्रस्ताव ही होगा ना कि स्वीकृति। सुमित की यह हाँ वैध स्वीकृति नहीं, क्योंकि उसने बीच में हेलमेट की शर्त जोड़ दी। स्वीकृति वही होती है जब वह सीधे सीधे बोलता है हाँ मैं 50,000 में लूंगा। ठीक है, स्वीकृति देने वाले को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। बात नंबर 2, दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? स्वीकृति होने वाले को ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या स्वीकृति दे रहा हूं। इसके दो मुख्य हिस्से हैं भाई। पहला है
जिसे प्रस्ताव दिया गया है वही स्वीकार करे, ये नहीं कि कोई दूसरा स्वीकार करे। तो जिस क्या स्वीकृति देने वाले को ज्ञान होना चाहिए प्रस्ताव का कि क्या प्रस्ताव रखा है। अगर कोई ऑफर सिर्फ राहुल को दिया गया है तो उसे सोहन स्वीकार नहीं कर सकता, जिसके नाम पर प्रस्ताव है स्वीकृति भी उसी की तरफ से आनी चाहिए। ठीक है, क्या तुम मेरा लैपटॉप 25,000 रुपये में खरीदोगे? मैं खरीदूंगा। यहाँ पे सोहन भी है और मोहन भी है। स्वीकृति किसके लिए आई थी? तो स्वीकृति एक के लिए आई थी। सोहन या मोहन की स्वीकृति मान्य नहीं होगी क्योंकि प्रस्ताव किसके लिए आया था? राहुल को दिया गया था। ठीक है, बात नंबर 2, स्वीकृति देते समय प्रस्ताव की जानकारी होना जरूरी है कि प्रस्ताव क्या है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रस्ताव है बिना जाने दी गई, हाँ, कोई भी कानूनी वैल्यू नहीं रखती, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने यही नहीं पता कि प्रस्ताव क्या है और आपने बिना काम के हाँ दे दी तो वो कानूनी वैल्यू नहीं रखती। मान लो राहुल ने अपना खोया हुआ फोन ढूंढने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। ठीक है भाई, सोहन को इस इनाम के बारे में कुछ नहीं पता था कि इनाम भी रखा है और उसने संयोग से राहुल का खोया हुआ फोन रास्ते में पड़ा पाया, उसे वापस लौटा दिया भाई। ठीक है भाई, घोषणा मेरा मोबाइल जो खो गया जो ढूंढेगा उसे 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या जो था सोहन को पता ही नहीं था। ठीक है, तो सोहन को इस प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी तो वो पैसे कैसे देगा? क्योंकि फोन वापस करते वक्त सोहन को इनाम वाले प्रस्ताव का कोई ज्ञान ही नहीं था, इसलिए इसे कानूनी स्वीकृति नहीं माना जा सकता। ठीक है, एक और उदाहरण आता है, एक मालिक का लड़का खो गया और मालिक ने नौकर से कहा कि मेरा लड़का खो गया, आप इसको ढूंढ के लाओ। 10 दिन बीत गए, नौकर को नहीं मिला, नौकर इधर उधर जाता है बहुत दूर दूर तक। 10 दिन के दौरान मालिक ने क्या किया? मालिक ने अखबारों में फोटो छपवा दी कि जो भी मेरे लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब नौकर को वो लड़का कहीं से मिल गया और वो ढूंढ के ले आया भाई। ठीक है भाई, मालिक को लाके सौंप दिया, लेकिन नौकर को इस प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था, इसलिए स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। कानूनन पक्की सस्वीकृति के लिए 4 शर्तें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कानून की जो पक्की स्वीकृति है उसके लिए 4 शर्तें बहुत जरूरी थी। इनमें से हमने 2 देख ली, कौन सी? एक तो स्वीकृति एकदम शर्त रहित तो, दूसरी स्वीकृति देने वाले को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये स्वीकृति के आवश्यक तत्व थे। आइए आगे चर्चा करते हैं। तीसरी क्या है भाई? तीसरा तत्व क्या है? स्वीकृति तय किए गए तरीके विहित रीति से ही होनी चाहिए भाई। ठीक है, यानी कि स्वीकृति जो है तय किए गए तरीके की किस तरीके से स्वीकृति देनी है, विहित रीति से ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं, यह है पॉइंट नंबर 3, तीसरा तत्व, आवश्यक तत्व स्वीकृति का। अगर प्रस्ताव ऑफर देने वाले ने कोई खास तरीका बताया है कि स्वीकृति कैसे देनी है तो आपको उसी तरीके से हाँ बोलनी चाहिए। अगर उसने नहीं बताया तो आप और सही तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो अगर प्रस्ताव जो है ऑफर देने वाले ने कोई खास तरीका बताया कि स्वीकृति आप ऐसे दोगे तो आपको वैसे ही देनी होगी। कई बार फॉर्म नहीं निकलते और उसमें लिखा जाता नीचे कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो आप वो ऑफलाइन ही जाके देते हैं। ठीक है, तो अगर प्रस्तावक ऑफर देने वाले ने बताया कि कैसे स्वीकृति देनी तो आपको सही वैसे ही क्या है हाँ बोलनी चाहिए जैसा तरीका बताया। अगर उसने नहीं बताया तो आम और सही तरीके से आप दे सकते हैं भाई। उदाहरण देखते हैं, मान लो राहुल ने चिट्ठी में लिखकर भेजा, अगर तुम्हें मेरा घर पसंद है तो मुझे सिर्फ ईमेल करके बताना। ठीक है, कि मेरा घर पसंद है।
अब अगर तुम उसे ईमेल करने के बजाय मुजबानी कह दो तो वह सही तरीका नहीं माना जाएगा। प्रस्तावक जिस स्टाइल में चाहे स्वीकृति उसी स्टाइल में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। यह तीसरा आवश्यक तत्व है। चिट्ठी में लिखा है अगर तुम्हें मेरा घर पसंद है तो मुझे ईमेल करके बताना। सही तरीका क्या है? ईमेल करके बताओ। मुजबानी बताना गलत तरीका है यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान रखना। बात नंबर 4, स्वीकृति सिर्फ मन में सोचने से काम नहीं चलेगा भाई। स्वीकृति का दिखनी चाहिए भाई शब्दों या आचरण से, ठीक है। अब स्वीकृति का मतलब ये बताया चौथा तत्व कि स्वीकृति मन में सोच लेने से नहीं बल्कि क्या है, स्वीकृति दिखनी चाहिए। अब कोई गाड़ी बेच रहा है और गाड़ी बेच रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं 4 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा हूँ, आप मन ही मन सोच रहे हैं कि ठीक है 4 लाख में ले लेते हैं, तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी क्योंकि आप मन ही मन सोच रहे हैं। दिखना चाहिए। स्वीकृति या तो बोलकर लिखकर शब्दों से या अपने काम व्यवहार आचरण से सामने वाले को पता चलना चाहिए। सिर्फ अपने मन में सोच लेना कि हाँ मैं तैयार हूं, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण देखते हैं। राहुल ने मन ही मन सोच लिया कि यार मैं सोहन की कार 5 लाख रुपए में खरीदूंगा, लेकिन उसने सोहन को यह बात बताई नहीं और ना ही कोई एक्शन लिया, तो इस मन की बात का कानून की नजर से कोई क्या नहीं है, वजूद नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। कानूनन मान्य स्वीकृति दिखनी चाहिए शब्दों का आचरण से, शब्दों या आचरण से भाई, ठीक है। कानूनन अमान्य स्वीकृति सिर्फ मन में सोचना मैं खरीदूंगा तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। प्रस्तावक नियम की बात करें, प्रस्तावक ने जिस तरीके से स्वीकृति मांगी है उसी तरीके से देनी चाहिए भाई। स्वीकृति सामने वाले को दिखनी चाहिए, बोलकर लिखकर या आचरण से देनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं भाई। ये थे स्वीकृति के आवश्यक तत्व। कानूनन पक्की स्वीकृति के लिए जरूरी शर्तें, आइए देखते हैं। कानूनन पक्की स्वीकृति के लिए जरूरी शर्तें, उनके बारे में देखते हैं। स्वीकृति सामने वाले तक पहुंचनी संकुचित होनी चाहिए, ठीक है। आपकी हाँ की खबर प्रस्तावक, ठीक है। अब प्रस्तावक तक आपकी हाँ की खबर नहीं पूछेगी तो वो क्या है, संविदा कैसे होगी, करार कैसे हो गया। तो प्रस्तावक तक पहुंचनी चाहिए भाई स्वीकृति आपकी, ठीक है। आपको हाँ की खबर प्रस्तावक ऑफर देने वाले तक सही सलामत पहुंचानी जरूरी है। तब तक उसे पता नहीं चले तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, करार नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। आपने लेटर लिखकर टेबल पर रख दिया, ठीक है, तो भेजा तो नहीं, स्वीकृति का कैसे पता चलेगा सामने वाले को, ठीक है, कि कल भेजूंगा, लेकिन वो लेटर प्रस्तावक तक पहुंचा ही नहीं, तो ऐसी स्वीकृति बिल्कुल क्या है, अर्थहीन स्वीकृति है, ध्यान रखना, ठीक है। वैध स्वीकृति लेटर लिखा और सामने वाले तक पहुंचाया, जब आपकी हाँ प्रस्तावक तक पहुंच जाती है तो वो सही स्वीकृति मानी जाती है। लेकिन आपने लेटर लिखा और स्वीकृति सामने वाले तक नहीं पहुंची तो क्या है, अवैध स्वीकृति मानी जाएगी, इस बात को भी आप ध्यान रखना। प्रस्ताव के खत्म होने से पहले ही स्वीकृति देनी चाहिए, बात नंबर 6, ठीक है। तो प्रस्ताव जो है उसके खत्म होने से पहले ही आपने स्वीकृति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हर प्रस्ताव की एक उम्र या समय सीमा होती है। प्रस्तावक अपना ऑफर वापस ले ले या उसका समय निकल जाए, उसके खत्म होने से पहले ही आपको अपनी हाँ उस तक पहुंचा देनी होगी भाई। ऑफर एक्सपायर होने के बाद अगर आप हाँ बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण देखते हैं। राहुल ने कहा यह ऑफर सिर्फ आज शाम 5 बजे तक के लिए है। आप रात के 8 बजे फोन करके कह रहे हो भाई मैं तैयार हूं, तो ये नहीं है क्योंकि 5 बजे तक का ऑफर था, ठीक है। तो भैया अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि प्रस्ताव पहले ही खत्म हो चुका है। समय सीमा के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ राहुल मैं तैयार हूं,
तो आज शाम 5 बजे तक भाई स्वीकृति समय पर पहुंच गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इस बात को ध्यान रखना भाई। और स्वीकृति समय पर नहीं पहुंची तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। स्वीकृति हमेशा प्रस्ताव के खत्म होने से पहले ही प्रस्तावक तक पहुंचा देनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना भैया। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न जो है हमारे पास वो है, प्रस्ताव की संसूचना कब पूरी होती है? ऑफर की बात सामने आने तक कब पहुंचकर पक्की मानी जाती है? यानी कि प्रस्ताव की संसूचना कब पूरी होती है, आइए देखते हैं। स्थिति नंबर 1, जब दोनों आमने सामने हो, एक ही जगह पे हो। अगर प्रस्तावक ऑफर देने वाला और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं या फोन पर बात कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रस्तावक अपना मुंह से प्रस्ताव बोलता है, ठीक है, और सामने वाला उसे सुन लेता है, उसी 1 सेकंड में प्रस्ताव की संसूचना पूरी हो जाती, क्योंकि अपनी बात रख दी उसने। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीदोगे? तो ये बात रख दी, प्रस्ताव की संसूचना रख दी, प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही सोहन ने सुन लिया, उसी क्षण संसूचना यानी कि सूचना पूरी हो गई, सामने वाले तक पहुंच गई। हाँ मैं खरीदूंगा। ठीक है, फोन पर बात कर रहे हैं, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीदोगे? हाँ मैं खरीदूंगा। जैसे ही सोहन ने सुन लिया, उसी क्षण सूचना पूरी हो गई भाई, संसूचना। ठीक है, तो पहली स्थिति यह है कि दोनों आमने सामने हो तब। ठीक है, तो प्रस्ताव की सूचना कब पूरी होती है? दोनों आमने सामने हो तब, पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति क्या है? जब दोनों अलग अलग स्थानों पर हो। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली में तो क्या है, दोनों आमने सामने। दूसरी स्थिति में क्या, दोनों दूर दूर हैं भाई, अलग अलग स्थानों पर। जब दोनों लोग आमने सामने नहीं बल्कि खत, ईमेल या कोरियर के जरिए बात हो रही है भाई, दोनों में या तो ईमेल के जरिए बात हो रही है, या खत के जरिए हो रही है, या कोरियर के जरिए बात हो रही है, तब नियम भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 4 के हिसाब से काम करता है। धारा 4 काम करेगी तब जब दूर दूर है। कैसे? धारा 4 का नियम है, ये देखते हैं। प्रस्ताव की संसूचना तब पूरी होती है जब वह खत या संदेश उस व्यक्ति की आंखों या जानकारी में आ जाता है, या तो उसके आंखों के सामने आ गया वो ईमेल, या वो खत आ गया उसकी आंखों के सामने, या उसकी जानकारी में आ गया, जिसके लिए उसे भेजा गया था, जिस व्यक्ति के लिए वो खत भेजा गया था, ईमेल भेजी गई थी या कुरियर भेजा गया था। यानी जब वह उसे पढ़ लेता है या उसे प्रस्ताव का पता चल जाता है, तब वो क्या माना जाता है? प्रस्ताव की संसूचना पूरी हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। राहुल दिल्ली ने सोहन मुंबई को खत लिखकर अपनी बाइक बेचने का प्रस्ताव भेजा, वही कि मैं बाइक बेच रहा हूँ। किसको भेजा? सोहन को। खत डाल दिया कि इसमें पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस की गाड़ी गई, खत डाक से मुंबई की ओर रास्ते में है भाई, रास्ते में है भाई। जब तक खत रास्ते में है तब तक प्रस्ताव पूरा नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब ये डाकिए के मुंबई पहुंच गई यहाँ पे, और मुंबई में डाकिए ने ली खत, मुंबई में सोहन के पास पहुंचता भाई, डाकिया पहुंचा दिया सोहन के पास। अब सोहन खत को क्या करता है? पढ़ता है। सोहन खत को खोलकर पढ़ता है और प्रस्ताव की जानकारी में आ जाता है। प्रस्ताव किसकी जानकारी में आ गया? सोहन की जानकारी में। ठीक है, जब सोहन ने खत पढ़ लिया और प्रस्ताव उसकी जानकारी में आ गया, तभी प्रस्ताव की संसूचना पूरी हो गई, इस बात को ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या होगा? दूर रहने की स्थिति में प्रस्ताव की संसूचना तब पूरी मानी जाएगी जब वह प्रस्तावित व्यक्ति की जानकारी में आ जाए भाई, अर्थात वह उसे पढ़ ले या उसे पता चल जाए कि क्या है प्रस्ताव में, क्या प्रस्ताव रखा है तुम्हारे लिए। सिर्फ भेज देना काफी नहीं है, सामने वाले को पता चलना, जानकारी में आना जरूरी है, तभी प्रस्ताव की संसूचना पूरी मानी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना।
ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। स्वीकृति की संसूचना, ये तो थी प्रस्ताव की संसूचना कब मानी जाती है। अब बात करते हैं हम स्वीकृति की संसूचना कब मानी जाती है। अब प्रस्ताव भेज दिया और स्वीकृति भेज दी, यानी कि हाँ भेजने की बात कब पक्की मानी जाती है कि हाँ हाँ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कानून भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 4 में इसके दो अलग अलग एंगल दिए हुए हैं। आइए देखते हैं भाई, एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रस्तावक यानी कि ऑफर देने वाले के खिलाफ कब पूरी हो जाता है। प्रस्तावक के खिलाफ कब पूरी होती है, क्या स्वीकृति कब बन जाती है। जिस इंसान ने ऑफर दिया था उसके लिए स्वीकृति तभी भी पक्की मान ली जाती है जब आप स्वीकृति देने वाले अपनी हाँ को भेज देते हैं और वह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपने हाँ भेज दी, आपके पास प्रस्ताव है, ए के पास प्रस्ताव आया किसका, बी का, और बी ने क्या कर दी, हाँ भेज दी, हाँ लिख के और भेज दिया। तो जैसे ही ये स्वीकृति बाहर हुई तो वो क्या मान ली जाती, स्वीकृति मान ली जाती। आइए उदाहरण देखते हैं। राहुल प्रस्तावक ने आपको ऑफर दिया, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीदोगे। ठीक है भाई, आपने क्या किया, आपने खत में लिखकर अपनी हाँ भेज दी, हाँ मैं खरीद लूंगा भाई। ठीक है, आपने खत पोस्ट बॉक्स जो था उसमें डाल दिया भाई, या ईमेल पर सेंड कर दिया। ठीक है, आपने सेंड कर दिया। अब वह खत या मेल आपके हाथ से निकल चुका है, यानी आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, वो स्वीकृति है। तो उसी सेकंड यह राहुल प्रस्तावक के खिलाफ पूरी हो गई है क्या, स्वीकृति। अब राहुल अपनी बात से मुकर नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उसने स्वीकृति भेज दी। ठीक है, अब जो है राहुल अपनी बात से मुकर नहीं सकता, उसको वो बाइक देनी पड़ेगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। स्वीकृति दाता हाँ कहने वाले यानी आपके खिलाफ कब पूरी होती है। ये तो थी किसके खिलाफ, ये तो प्रस्तावक के खिलाफ थी, कि जैसे ही स्वीकृति हाथ से छूटी तो वो क्या बन गई, स्वीकृति बन गई, प्रस्ताव करार बन गया भाई। ठीक है, ये मुकर नहीं सकता राहुल। अब स्वीकृति दाता के खिलाफ ये कब पूरी होती है, आपके लिए यह बात तब पक्की होती है जब वह खत या संदेश असली रूप में प्रस्तावक ऑफर देने वाले की आंखों के सामने आ जाता है, यानी उसे उसकी जानकारी मिल जाती है, तब ये क्या है, आपके खिलाफ पक्की हो गई भी स्वीकृति, करार पक्का हो गया। उदाहरण देखते हैं। आपने अपनी हाँ वाला खत पोस्ट किया, मेल भेज दिया भाई। ठीक है, अब क्या समस्या हुई, जैसे ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने प्रस्ताव भेजा कि मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। ठीक है भाई, ये अब उसके 3 दिन, अब इसने बोला कि 11 तारीख तक का आपको आपके पास टाइम आप बता सकते हैं। ठीक है, ये खत पहुंच गया इसके पास किस तारीख को, ये पहुंच गया 7 तारीख को। अब 8 तारीख को बी ने क्या किया, खत लिख दिया और 8 तारीख को भेज दिया कि मैं 50,000 रुपये में खरीद लूंगा। तो जैसे ही खत यहां से निकला तो ये बाध्य हो गया, ये बेच नहीं सकता। अब खत इसको मिला कब, खत मिलता है इसको 11 तारीख को, और 11 तारीख को जब खत मिला उससे 1 घंटा पहले इसने बाइक बेच दी थी। ठीक है, तो ये बाध्य हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने भेज दी थी स्वीकृति और 11 को मिली है। ठीक है, तो ये बाध्य कौन होगा, ये होगा प्रस्तावक। अब बात करते हैं स्वीकृति दाता। ठीक है, अब ये वचनबंध कब हुआ, जब ये खत इसको मिल गया, किसको, प्रस्तावक को। अब ये नहीं फिर सकता, इसको 50,000 रुपये में लेनी पड़ेगी बी को। आपके लिए यह बात तब पक्की होती है जब वह खत या संदेश असली रूप में प्रस्तावक ऑफर देने वाले की आंखों के सामने आ जाता है, यानी उसे उसकी जानकारी मिल जाती है। उदाहरण देखते हैं। आपने अपनी हाँ वाला खत पोस्ट किया भाई, भेज दिया भाई, खत रास्ते में है।
खत राहुल के घर पहुंचता है। राहुल ने क्या किया, पढ़ा। राहुल खत खोलकर उसे क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, यानी उसने अपनी हाँ की जानकारी मिल जाती है। जब तक वह खत राहुल के हाथ में नहीं आ जाता, वह उसे पढ़ नहीं लेता, तब तक वह आपके स्वीकृति दाता के खिलाफ पूरी नहीं हुई है। ठीक है, जब वह उसे पढ़ लेगा तब दोनों तरफ से बात क्या हो गई, पूरी हो गई, पक्की बात बन गई, करार बन गया। आपके स्वीकृति दाता के भेजने पर यह प्रस्तावक के लिए पक्की हो जाती है। प्रस्तावक तक पहुंचने और पढ़ने पर यह आपके लिए पक्की हो जाती है। इन बातों को आप ध्यान रखना। तो ये थी स्वीकृति की संसूचना कब पूरी होती है, और पिछले टॉपिक में देखा था हमने कि प्रस्ताव की जो संसूचना हो कब पूरी होती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रतिफल क्या होता है भाई? प्रस्ताव भेजा, स्वीकृति मिल गई, तो प्रतिफल भी तो मिलेगा। एक ने बाइक बेची है तो एक को बाइक मिल रही है, दूसरे को पैसे मिल रहे हैं, तो प्रतिफल भी तो है। ये क्या प्रतिफल है? प्रतिफल कहता है कि आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब है बदले में कुछ मिलना। संविदा की दुनिया में बिना प्रतिफल के कोई भी सौदा पक्का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, संविदा की दुनिया में, कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में बिना प्रतिफल के कोई भी सौदा पक्का नहीं होता। प्रतिफल का सीधा मतलब क्या है, आइए देखते हैं। प्रतिफल क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा 5 नंबर में। जब दो लोग मिलकर कोई सौदा करते हैं तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ लेन देन जरूर होना चाहिए भाई। ठीक है, एक पक्ष जो कुछ देता है या करता है, उसके बदले में जो मिलता है वही क्या है, प्रतिफल है भाई। इसे कुछ के बदले कुछ कहते हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो राहुल ने सोहन से कहा, मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा भाई, मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा। और सोहन कहता है ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे राहुल को क्या मिल गया, 50,000 रुपये मिल गए प्रतिफल के रूप में, और सोहन को बाइक मिल गई। बिना इस लेन देन प्रतिफल के यह सिर्फ एक साधारण बातचीत या तोहफा बनकर रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इस बात को आप ध्यान रखिए। कुछ देने या करने के बदले में जो मिलता है वही क्या है, प्रतिफल है। प्रतिफल के बिना कोई भी सौदा कानूनी रूप से पक्का यानी कि बाध्यकारी नहीं होता। कानूनी परिभाषा की बात करें तो 1872 संविदा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा घ का निचोड़ क्या है भाई, क्या कहती है? यह धारा कहती है कि यह कानून कहता है कि वचन देने वाला यानी कि प्रस्तावक की इच्छा पर सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कर दिया हो, यानी काम पूरा कर दिया हो। अब प्रस्ताव भेज दिया, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है मैं ये चीज ले लेता हूँ, तो कुछ कर दिया हो यानी काम पूरा हो गया हो। कुछ करने से मना कर दिया हो यानी कि बोल दिया हो कि मैं नहीं लूंगा इस चीज को। कानून की भाषा में इसे प्रवृत्त रहना यानी क्या कहते हैं भाई, प्रस्ताव पक्का नहीं होना कहते हैं। ठीक है, भविष्य में करने का वादा किया हो, ठीक है, तो यह सब उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अब हाँ कह दी होगी तो क्या है, जैसे बाइक लेनी है तो इसको बाइक मिल जाएगी, इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगी पैसे मिल जाएंगे। तो कानूनी परिभाषा यानी कि धारा 2 की उपधारा घ बताती है कि प्रतिफल क्या है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रतिफल की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने प्रतिफल के बारे में कहा है, क्या बात कही है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पोलक साहब प्रतिफल के बारे में क्या कहते हैं? पोलक साहब कहते हैं कि प्रतिफल असल में एक कीमत है भाई। ठीक है, पोलक साहब कहते हैं कि प्रतिफल जो है असल में एक कीमत है। जब आप सामने वाले से कोई वादा खरीदते हैं तो बदले में आप जो काम करते हैं, कुछ करने से रुकते हैं या कोई वादा करते हैं, वही उस सौदे की कीमत या प्रतिफल है।
इसी कीमत की वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में पक्का बनता है। जैसे बाइक वाला उदाहरण, मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ 50,000 रुपये में, तुम खरीद रहे हो, एक को पैसे मिल गए, एक को बाइक मिल गई। भाई पोलक के अनुसार क्या है? पोलक साहब के अनुसार 50,000 रुपये देने राहुल के, यानी कि बाइक देने के वादे की कीमत प्रतिफल है। ठीक है, इससे क्या हुआ? इस कीमत प्रतिफल की वजह से यह सौदा सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि क्या बन गया? पक्का बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे आप दुकान पर पैसे देकर सामान खरीदते हैं, वैसे ही कानून में एक वादे के बदले दूसरा वादा या काम कीमत के रूप में चुकाया जाता है। पोलक साहब बोलते हैं। भैया एन्स साहब क्या कहते हैं प्रतिफल के बारे में? एन्स साहब कहते हैं कि प्रतिफल का मतलब सिर्फ कुछ नया करना ही नहीं, बल्कि कुछ करने से रुक जाना, किसी बात को सहन कर लेना, सहन करना या ऐसा करने का वादा करना भी क्या है? प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, तो एन्स महोदय कहते हैं कि प्रतिफल का मतलब सिर्फ कुछ नया करना नहीं है, बल्कि कुछ करने से रुक जाना है। ठीक है, किसी बात को सहन कर लेना या ऐसा करने का वादा करना भी क्या है? प्रतिफल है, कि मैं ऐसा कर लूंगा। मान लो एक उदाहरण है, एक मकान मालिक ने किराएदार से कहा, अगर तुम शोर नहीं मचाओगे और आराम से रहोगे तो मैं तुम्हारा किराया नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, अब किराएदार बोलता है ठीक है, मैं शोर नहीं मचाऊंगा और शांतिपूर्ण रहूंगा। तो ये भी क्या है? एक प्रतिफल है। एन्स महोदय ने उदाहरण दिया था। कुछ करने से रोकना, यानी कि किसके लिए रोका है? यहाँ पे शोर करने के लिए रोका है। ठीक है, किराएदार का शोर नहीं मचाना। यहाँ क्या हुआ? सहन करना। मकान मालिक की शर्त को सहन कर लिया किराएदार ने, तो किराया नहीं बढ़ा। वादा था भाई, दोनों का प्रॉमिस था, शांत रहने का वादा करना भाई। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी काम हो तो वह मकान मालिक के वादे के बदले में बन जाता है, प्रतिफल के बदले में बन जाता है। पोलक साहब कहते हैं कि प्रतिफल एक कीमत जो वादे की खरीद का दाम है भाई। एन्स महोदय कहते हैं कि प्रतिफल कुछ करना, कुछ न करना, सहन करना या वादा करना, इनमें से कोई भी है। बिना प्रतिफल के कोई भी वादा कानूनन पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इस बात को आप ध्यान रखना। प्रतिफल की 6 जरूरी तत्व होते हैं। प्रतिफल जो है, इसके तत्वों के बारे में देखते हैं कितने तत्व होते हैं। तो प्रतिफल के 6 जरूरी तत्व होते हैं। बिना प्रतिफल के कोई भी वादा कानून की नजर में पक्का नहीं होता। पहला देखते हैं प्रतिफल का तत्व। पहला, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। पहला तत्व ये है कि प्रतिफल जो है वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। जिस इंसान ने ऑफर दिया है वो क्या है? वचनदाता। उसकी इच्छा या मर्जी के हिसाब से ही प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से किसी की मदद कर देना कानूनन प्रतिफल नहीं बनता जब तक उसे खुद न कहा हो। उदाहरण देखते हैं, राहुल ने अपनी मर्जी से सोहन के घर के बाहर झाड़ू लगा दी और बाद में पैसा मांगने लगा। क्यों लगाई भाई तूने? किसने बोला था? तो प्रतिफल थोड़ी हो जाएगा। सोहन बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप झाड़ू लगाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें झाड़ू लगाने को कहा ही नहीं, तो पैसे कैसे देगा? मैंने तो मदद की है, अब पैसे मिलेंगे। तो क्योंकि ये मदद किसने बोला था, तो प्रतिफल नहीं है। ठीक है, चूंकि राहुल से सोहन ने ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं, वचनदाता की इच्छा नहीं थी, इसलिए वह वैध प्रतिफल नहीं है। याद रखने की बात, प्रतिफल वही माना जाएगा जो वचनदाता का इच्छा या मर्जी के अनुसार दिया गया है, दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला तत्व था, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना। दूसरी बात, दूसरा तत्व प्रतिफल का, प्रतिफल वचन इनता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही इंसान प्रतिफल दे जिसे प्रस्ताव मिला हो। कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा पक्ष भी उसकी तरफ से प्रतिफल दे सकता है। उदाहरण देखते हैं, अगर बेटे ने कोई सौदा किया तो उसके बदले में पैसा उसका पिता या दोस्त भी चुका सकता है। मैं आपकी घड़ी 20,000 रुपये में खरीदूंगा भाई, बेटा बोलता है भाई।
वचनहीनता। व्यापारी कहता ठीक है मैं घड़ी दे दूंगा, मैं पैसे दे देता हूं तुम्हारा सौदा पूरा भाई। अब पैसे किसने दिए? पिता ने दिए। तो तीसरा व्यक्ति भी प्रतिफल में कोई पैसे दे सकता है, प्रतिफल दे सकता है, ठीक है। कानून की नजर में यह बिल्कुल सही है, प्रतिफल वचन ही पिता या उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, ठीक है। बात नंबर 3, प्रतिफल भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रतिफल भविष्य में भी हो सकता है, वर्तमान में भी और भूतकाल में। भूतकाल के बारे में चर्चा करते हैं भाई। पहले कोई काम आप पहले ही कर चुके हैं और उसके बदले अब वादा मिल रहा है, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। उदाहरण देखते हैं, राहुल ने सोहन की कार खराब होने पर कल धक्का लगाकर स्टार्ट करवाई भाई। अब सोहन कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, ठीक है भाई, ये भूतकाल का प्रति है, कल करवाई थी स्टार्ट तो ठीक है वो दे रहा है। दूसरा उदाहरण वर्तमान का भाई, सौदा जैसे ही हाथ हाथ लेने देने हो जाए, जैसे दुकान पर पैसे देकर तुरंत सामान लेना, तो सौदा हाथ हुआ है। उदाहरण देखते हैं, आपने दुकान पर 500 रुपये दिए और तुरंत सामान ले लिया, तो ये वर्तमान का हो गया प्रतिफल। भविष्य का प्रतिफल काम या पैसे का लेन देन आने वाले समय में होगा ऐसा वादा करना भाई। राहुल कहता है कि मैं अगले महीने तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और सोहन अपनी किताबें उसे दे देगा। प्रतिफल तीनों समय में से किसी में भी हो सकता है, भूतकाल पहले किया गया काम, वर्तमान अभी का लेन देन और भविष्य यानी कि आने वाले समय का लेन देन। प्रतिफल ही वह कीमत है जो एक वादे के बदले दूसरे वादे या कार्य के रूप में दिया जाता है भाई, ठीक है। और यही किसी संविदा को कानूनन पक्का बनाता है। क्या प्रतिफल नहीं है तो संविदा पक्की नहीं है। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रतिफल के जरूरी तत्वों में बात नंबर 4 पर करते हैं हम। चौथा तत्व कौन सा है? प्रतिफल कुछ करने या कुछ करने से रोकने का भी हो सकता है। ये देखते हैं, प्रतिफल का मतलब सिर्फ कोई काम करना ही नहीं बल्कि कोई काम न करने का वादा करना भी हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, राहुल ने सोहन से 10,000 रुपये इसलिए दिए ताकि सोहन उसके बगल में अपनी दुकान न खोले। ठीक है, मैं वहां दुकान नहीं खोलूंगा, ठीक है। यहाँ सोहन का दुकान न खोलना, काम से रोकना ही राहुल के लिए प्रतिफल है भाई। याद रखिए, प्रतिफल काम करके देने पर ही नहीं, काम न करने के वादे पर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। पांचवा तत्व कौन सा है प्रतिफल का? प्रतिफल का सुनिश्चित और मूल्यवान होना, ठीक है। प्रतिफल एकदम साफ और पक्का होना चाहिए, हवा में या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट का केस है मीर राहुल इंटरप्राइजेज बनाम विजया श्रीवास्तव 2003 का केस है। विजया श्रीवास्तव इंटरप्राइजेज बनाम विजया श्रीवास्तव 2003 का केस है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, निश्चित हो और कानून की नजर में कुछ मूल्य रखता हो, ठीक है। यह बात न्यायालय ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कही थी। अस्पष्ट और निश्चित, देख लेंगे कुछ ना कुछ कर देंगे, अब कोई काम करवा लिया और बोलते हैं कि देख लेंगे, तो ये प्रतिफल निश्चित थोड़ी है, हवा में है। तो ऐसा प्रतिफल वैध नहीं है क्योंकि इसमें तय ही नहीं कि बदले में क्या मिलेगा। स्पष्ट और निश्चित भाई, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे मशीन देंगे, तो यह प्रतिफल क्या है? निश्चित है, वैध है भैया, इस बात को ध्यान रखना। छठा प्रतिफल का तत्व कौन सा है? प्रतिफल पूरी तरह से वैध होना चाहिए, सही होना चाहिए। आइए देखते हैं,
प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कानून की नजर में गैर कानूनी धोखाधड़ी वाला या समाज के नियमों के खिलाफ हो। कोई कहे मैं तुम्हें किसी का खून करने के बदले 1 लाख रुपए दूंगा, तो प्रतिफल वैध कैसे हो भाई? उसका खून कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। यह प्रतिफल वैध सही नहीं है, कानूनन गलत है, क्योंकि खून करना सरासर गैर कानूनी है और यह समाज व कानून के खिलाफ है। कानून की नजर में सिर्फ वैध और नैतिक, धार्मिक नैतिक नियमों के अनुरूप प्रतिफल ही कानूनी प्रतिफल माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये थे प्रतिफल के जरूरी तत्व। प्रतिफल हर हाल में कुछ के बदले कुछ होना चाहिए। यह वचनदाता की इच्छा पर वैध, मूल्यवान और निश्चित होना चाहिए। यही चीज किसी वादे को कानून की नजर में पक्का बनाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। प्रतिफल के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो हमने पहले भी देख ली, वर्तमान प्रतिफल, भूतकालीन प्रतिफल और भविष्यकालीन प्रतिफल। आइए एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। प्रतिफल के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। बदले में कुछ मिलना, यह मुख्य 3 प्रकार का होता है। पहला बताया वर्तमान प्रतिफल, जिसे हाथों हाथ लेन देन कहते हैं। जब सौदा होते ही उसी समय काम और पैसा या चीज का लेन देन हो जाए तो उसे वर्तमान प्रतिफल कहते हैं भाई, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे भाई साहब यह चॉकलेट कितने की है? ये 10 रुपए की है। 10 रुपए पकड़ा दिए, चॉकलेट ले ली, लेन देन तुरंत हो गया, इसलिए यह क्या वर्तमान प्रतिफल है। दूसरा भूतकालीन प्रतिफल, यानी पहले किया गया काम। जब कोई काम पहले ही बीते हुए समय में बिना किसी तुरंत वादे के किया गया हो और उसके बदले में अब आपको कोई भुगतान या वचन मिल रहा हो तो उसे भूतकालीन प्रतिफल कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। कल भूतकाल में पड़ोसी ने मेरा खोया हुआ कुत्ता ढूंढकर मेरे पास पहुंचा दिया। आज मैं क्या करता हूं? बहुत धन्यवाद भाई, आपने मेरी बात बहुत मदद की। वचन भुगतान भाई, मैं आपको इसके लिए 500 रुपये देने का वादा करता हूं, ठीक है। तो पड़ोसी ने काम पहले ही भूतकाल में कर दिया था, इसलिए यह भूतकालीन प्रतिफल है। भविष्यकालीन प्रतिफल की बात करें, यानी आने वाले समय में होने वाला लेन देन भाई। जब दोनों तरफ से यह वादा किया जाए कि काम और उसका भुगतान आने वाले समय में कभी किया जाएगा तो उसे भविष्यकालीन प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। इसे हम वादे के बदले वादा भी कह सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। सोहन, मैं अगले हफ्ते सोमवार को तुम्हें अपनी साइकिल दूंगा। ठीक है राहुल, तुम मुझे 2000 रुपये देना भाई, ठीक है। कि मैं ये साइकिल देगा तब वो क्या देगा? 2000 रुपये देगा भाई, ठीक है। साइकिल और पैसे का लेन देन भविष्य में होना है, इसलिए यह भविष्यकालीन प्रतिफल है। इन तीनों प्रकार के प्रतिफल में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है? दोनों पक्षकारों के बीच बदले में कुछ मिलने का स्पष्ट समझौता या वादा क्या है भाई? प्रतिफल है। यदि इन तीनों में से कोई भी प्रतिफल वैध और कानूनी रूप से मूल्यवान है तभी वह एक पक्का प्रतिफल माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज की जो ये क्लास रही इसमें, और आशा है आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।